Student, in this video we are going to discuss the functional structure, its advantages and disadvantages. Last time I had told you about the meaning of functional and division structure. Now one by one we'll discuss what are the advantages of following the functional structure. कि अगर हम functional structure कोई कंपनी फॉलो करती है तो उसके फायदे उसे क्या क्या मिलते हैं. नंबर वन, स्पेसिफाइज ऑन ईच फंक्शन. अब देखो फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या है कि जो हमने ग्रुप कर रखे हैं वो फंक्शन काम के हिसाब से करते हैं. प्रोडक्शन का अलग डिपार्टमेंट है, परचेज का अलग है, मार्केटिंग का अलग है, सेल्स का अलग है. तो हर एक फंक्शन पे प्रॉपर ध्यान दिया जाता है. आप ऐसा समझ सकते हो कि क्लास में 40 बच्चे हैं तो 40 में से 10-10 बच्चों के ग्रुप बना दिया और हर 10 बच्चे पे एक मॉनिटर बना दिया. तो हर एक बच्चे पे प्रॉपर फोकस दिया जा सकता है. इसी तरीके से फंक्शनल स्ट्रक्चर में कि हर काम के लिए एक हेड है तो हर काम को प्रॉपर्ली स्क्रूटनाइज किया जा रहा है, चेक किया जा रहा है. कोई भी गलती हो तो वो सीनियर उसे रेक्टिफाई कर देते हैं. सिमिलर जॉब्स आर ग्रुप टुगेदर, इट प्रमोट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. अब एक जैसे काम को हमने इकट्ठा कर दिया, प्रोडक्शन अलग कर दिया, परचेज अलग कर दिया, मार्केटिंग सेल्स इस तरीके से. प्रोडक्शन वाले का हेड प्रोडक्शन मैनेजर. अब प्रोडक्शन मैनेजर वो है जिससे प्रोडक्शन के सारे काम आते हैं, उसे छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर एक चीज़ की नॉलेज होगी. तो इट मीन्स वहाँ पे काम करने में, कंट्रोलिंग करने में और कोऑर्डिनेट करने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सीनियर जब नॉलेजेबल होता है, जब उसे अपने काम की नॉलेज होती है तो अपने लोअर लेवल के लोगों को इजीली कंट्रोल कर सकता है. तो एक फ़ायदा क्या होता है कि कंट्रोलिंग अच्छी हो जाती है, गड़बड़ नहीं होती. इट इम्प्रूव्स मैनेजर एफिशिएंसी. अब जब आपके ऊपर हमेशा एक बंदा नज़र रखे हुए है और वो आपका एक्सपर्ट है, आपके काम की उसे कंप्लीट नॉलेज है, तो वो आपकी गलतियों को टोकेगा, पॉइंट आउट करेगा. और पॉइंट आउट करने से होगा क्या कि धीरे धीरे करके जिन वर्कर को काम नहीं आता उनकी भी काम में सुधार आना शुरू होते हैं, जिसे कहते हैं एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है. एफिशिएंसी का मतलब कि आप समय तो उतना ही दे रहे हो लेकिन आउटपुट आपका बढ़ता जा रहा है. वो कैसे होगा? जब कोई एक्सपर्ट आपके ऊपर नजर रखे होगा. और फंक्शनल स्ट्रक्चर में यही होता है कि हर एक फंक्शन का हर एक काम के लिए एक्सपर्ट अपॉइंटेड है जो अपने काम को प्रॉपर्ली चेक करता है. और कोई भी जो उसके अंडर काम कर रहा है, अगर उसे किसी भी तरह की मदद चाहिए हो, वो बंदा उसकी मदद करता है. तो इट मीन्स हर एक बंदे की एफिशिएंसी बढ़ रही है. जब डिपार्टमेंट का हर एक बंदा एफिशिएंट होगा तो इट मीन्स कंपनी की वेस्टेज कम हो जाएगी, गलतियां कम होंगी. और वेस्टेज कम होना सीधा सीधा लिंक होता है आपके प्रॉफिट के बढ़ने से. जितनी आपकी कंपनी में वेस्टेज कम होगी, आप ये समझ सकते हो कि उतनी ही प्रॉफिट मार्जिन आपकी बढ़ती चली जाएगी. तो एक फायदा क्या होता है कि प्रॉफिटेबिलिटी भी आपकी बढ़ रही है. एंड इट लीड्स टू मिनिमम डुप्लीकेशन. कि इसमें जो हम मेन बात है कि काम डुप्लीकेट नहीं हो रहा है, क्योंकि जब हम काम सेग्रीगेट कर रहे हैं, काम बांट रहे हैं, तो एक बंदे के पास एक ही काम जा रहा है. तो काम की जो डुप्लीकेशन, ऐसा नहीं है कि सेम काम ये डिपार्टमेंट भी कर रहा है और सेम वही काम दूसरा डिपार्टमेंट कर रहा है, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट का पहली बात तो काम ही अलग है, फिर उस डिपार्टमेंट के हेड भी हैं जो उस पर नज़र रखें. तो ये चेक कर लिया जाता है कि कोई भी काम डुप्लीकेट ना हो, जिससे कि कंपनी का समय और रिसोर्स दोनों ही वेस्ट होती है. अगर डुप्लीकेशन कम होगा तो समय भी बचेगा और रिसोर्स भी बचेगा. सो दीज आर द वेरियस बेनिफिट्स ऑफ फॉलोइंग फंक्शनल स्ट्रक्चर. अब अगर आप फंक्शनल स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करते, इन दैट केस आपके डिसएडवांटेज क्या क्या आपको फॉलो करने से पड़ सकते हैं. तो नंबर वन डिसएडवांटेज इज लेस एम्फेसिस ऑन ओवरऑल. अब फंक्शनल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हर एक बंदा अपने अपने काम पे ध्यान देता है, लेकिन ओवरऑल कंपनी पे ध्यान नहीं दे रहा. अपने काम में प्रोडक्शन वाला सिर्फ प्रोडक्शन पे फोकस है, सेल्स वाला सिर्फ सेल्स पे फोकस है, मार्केटिंग वाला मार्केटिंग पे फोकस है. तो ओवरऑल कंपनी के बारे में कौन सोचेगा? तो कहीं ना कहीं ये वाला स्ट्रक्चर आपका ओवरऑल जो है आपकी परफॉर्मेंस पे फोकस नहीं करता. ठीक है, तो ये उसका एक क्या बन जाता है डिसएडवांटेज. जैसे सपोज अब आपके स्कूल के टीचर हैं, अब अकाउंट्स के टीचर हैं, बिजनेस के हैं, इकोनॉमिक्स के हैं, इंग्लिश है, मैथ्स है. आपका रिजल्ट अच्छा कब आएगा? जब सारे के सारे टीचर आप पर फोकस करें, है ना. अब सपोज अकाउंट्स वाला सिर्फ अपने बारे में सोचो, उसे बिजनेस वाले से मतलब नहीं, इको वाले से मतलब नहीं, इंग्लिश वाले, उन्होंने आपको उठा के 2 चैप्टर के टेस्ट दे दिए. इंग्लिश वाली मैम आई, वो अपना सोच नहीं है, उन्होंने भी आकर टेस्ट दे दिए. सब ने आकर टेस्ट दे दिए कि चलो भाई कल सबके तैयारी अच्छे से करनी, ये करना है. अब बेचारा बच्चा तो एक ही है, इतने सारे टेस्ट कैसे तैयार करेगा? और यही चीज़ अगर कोऑर्डिनेट करके चलेंगे, मंडे को हम अकाउंट्स का टेस्ट ले लेंगे, इसका इको का नेक्स्ट डे ले लेंगे, फिर नेक्स्ट डे किसी और का लेंगे,
तो इस तरह से काम को अगर डिवाइड कर दिया जाए तो बच्चों पे ओवरबर्डन नहीं होगा, काम अच्छे से हो पाएगा। लेकिन जब हम फंक्शन की बात करते हैं हर एक अपने फोकस कर रहा है, उसे ओवरऑल से कोई मतलब नहीं होता, आपस में जो कोऑर्डिनेशन था वो प्रॉपर नहीं हो पाता। तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है कि ओवरऑल हम रिजल्ट पे फोकस नहीं कर पाते। मे लीड टू प्रॉब्लम इन कोऑर्डिनेशन। अब जब हम ओवरऑल फोकस नहीं कर रहे हैं तो आपस में तालमेल बिठाने में प्रॉब्लम आएगी। हर एक बंदा सोचेगा मैं पहले कर लूँ, मैं पहले कर लूँ, और उस फूड में कभी ना कभी रिसोर्सेज वेस्टेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, टाइम ज़्यादा लग जाता है, ओवरऑल गोल नहीं अचीव हो पाते हैं, एम्प्लॉयज ओवरबर्डन फील करना शुरू करते हैं कि हर एक बंदा काम देना शुरू कर देता है, तो ये भी प्रॉब्लम आ जाती है। जब कोऑर्डिनेशन नहीं होता तो ऑब्वियस बात है लड़ाई झगड़े के चांसेस फिर बढ़ना शुरू होते हैं। प्रोडक्शन वाला सेल्स वाले पे ब्लेम कर रहा है कि जी हमने तो सामान टाइम से बना दिया था, तुमने नहीं भिजवाया। सेल्स वाला मार्केटिंग वाले ब्लेम कर रहा है कि जी हम तो सामान तब भिजवाएंगे जब मार्केटिंग वाला प्रॉपर ऐड करेगा। मार्केटिंग वाला फाइनेंस वाले को ब्लेम कर रहा है कि जी पैसे नहीं देते। तो आपस में टिक्का टिप्पणी, टांग खींचना, एक दूसरे को पॉइंट आउट करना, लेग पुलिंग, ये सारे काम शुरू हो जाते हैं। तो बीच में कंपनी में कन्फ्लिक्ट हो जाती है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, क्योंकि हर एक बंदा सिर्फ अपने तक सीमित है, दूसरे से पूछ ही नहीं आप। अब नॉर्मली होना क्या चाहिए कि प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन कर रहा है तो सेल्स वाले से एक बार कंफर्म तो कर ले कि तुम कितना सामान भेज दोगे, मैं उतना ही बना के तैयार करूँ। अब मान लो प्रोडक्शन वाले ने तो अपनी एफिशिएंसी दिखाई और 2 लाख यूनिट बना दी, सेल्स वाले ने बेची 50,000 यूनिट, तो 1.5 लाख यूनिट का क्या होगा? खराबी तो जाएगी ना, कंपनी का तो वेस्टेज ही होगी। कि एक बार प्रोडक्शन और सेल्स वाले आपस में बात कर लेते कि सेल्स वाला बताता है कि भाई इस बार महीने में सेल ज़्यादा नहीं होगी, आप प्रोडक्शन कम रखना, पता चले आप इतना सामान बना के तैयार भी करो वो बिके भी ना। लेकिन आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होता तो आपस में लड़ाई झगड़े होंगे और अल्टीमेटली इनफ्लेक्सिबिलिटी कंपनी में क्रिएट होती है। इनफ्लेक्सिबिलिटी मतलब कि चेंज होने में बहुत दिक्कत आती है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी फंक्शनल स्ट्रक्चर। So this video is about advantages and disadvantages of functional structure.